करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा स्कैंडल जो अभी तक नहीं हुआ है उजागर। जी हां, 1654 करोड़, एक दुबई वाला ट्रेडिंग टर्मिनल और आपके फ़ोन पर आने वाला हर सेकेंड नोटिफिकेशन। इन तीनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसे मीडिया चुपचाप दबा रही है। क्या आपने पिछले महीने मैंत्रा जैसी कोई जींस खरीदी है? जी हां, अगर संभव है तो आप भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं, बिना जाने बिना समझे। ये सिर्फ एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की बात नहीं, ये हमारे सिस्टम में घुसे एक ऐसे कैंसर की कहानी है जो हमारे पैसे और हमारे भरोसे दोनों को खा रहा है। मिलिए वीरेश जोशी, उम्र 34, दिखने में एक आम ट्रैवल ब्लॉगर, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की फाइलिंग कुछ और ही कहानी कह रही है। ये वही आदमी है जिसने 18 महीनों में 200 करोड़ से ज़्यादा कैश को दुबई के एक वेयर हाउस में बदल दिया। सोचिए, 18 महीने में 200 करोड़। आज हम बात करेंगे क्योंकि ये सीधे आपके वॉलेट से जुड़ा हुआ है, आपकी टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है, आपके भरोसे से भी जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मैंत्रा का एक स्कैंडल नहीं, ये उस पूरे इकोसिस्टम का स्कैंडल है जो आपकी जेब से चुपचाप पैसे निकाल रहा है। मैंत्रा के विदेशी निवेश घोटाले की ईडी शीट पढ़िए तो पता चलता है कि 1654 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ शुरुआत है। मामला क्या है? मैंत्रा पर आरोप है कि उसने विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन किया। ईडी के मुताबिक मैंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों ने होलसेल कैश एंड कैरी के नाम पर मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार किया, जो भारत की एफडीआई नीति के खिलाफ है। होता क्या था, एक सिंगापुर की रजिस्टर्ड होल्डिंग कंपनी मैंत्रा में निवेश करती थी। वही पैसा दुबई के ट्रेडिंग टर्मिनल में घूमता था, वहां से भारत के फर्जी इंपोर्ट बिल बनते थे और फिर बैंकों से कैश निकल जाता था। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि मैंत्रा ने 1654.35 करोड़ का विदेशी निवेश प्राप्त किया और दावा किया कि वो होलसेल बिजनेस में है, जबकि उन्होंने अपने अधिकांश सामान वेक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचे। ये दोनों कंपनियां एक ही समूह की हैं। एफडीआई की नीति के अनुसार होलसेल कंपनियां अपनी समूह की कंपनियों को केवल 25% सामान बेच सकती हैं, लेकिन मैंत्रा ने वेक्टर ई कॉमर्स को 100% बिक्री की, जो फेमा और एफडीआई नीतियों का सीधा उल्लंघन है। सबसे मज़ेदार बात, एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। उधर ईडी ने इस मामले में 17.4 करोड़ की संपत्ति जब्त की। दोनों सरकारी एजेंसियां हैं, दोनों एक ही केस में हैं, लेकिन उनकी फाइंडिंग्स में इतना बड़ा अंतर क्यों? आप सोचेंगे 1654 करोड़ जो गायब हुए उसकी ट्रेसिंग कहाँ है? जवाब मिलता है फाइल अंडर रिव्यू। इसका सीधा मतलब है कि जो रकम आपके ईएमआई और जीएसटी से निकलती है वो सिस्टम में वापस आने की बजाय एक अनएलास्केटेड बैलेंस शीट में डूबी हुई है, और वो शीट आज तक पब्लिश डोमेन में नहीं आई है। ये वो पैसा है जो आपकी मेहनत की कमाई से आता है और फिर एक ऐसे ब्लैक होल में चला जाता है जहां से वापसी की कोई उम्मीद दिखती नहीं। ये सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं, ये देश के आर्थिक ताने बाने का खोखला करने का एक गहरा षड्यंत्र है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे भारतीय मीडिया ने एक ऐसे इवेंट में बदल दिया जहां सच्चाई की कोई जगह नहीं थी। 24 फरवरी की रात को भारत के 3 बड़े चैनल ने ब्रेकिंग बैनर चलाया, पाक आर्मी चीफ अरेस्ट। भारत ने पाक एयरफेस क्रॉस किया, वीडियो गेम फुटेज लाइव दिखाया गया और दिखाया गया कि ये वॉर जोन शुरू हो चुका है। ये तीनों दावे 48 घंटे बाद फेक निकले, लेकिन टीआरपी टेक ऑफ हो चुका था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, इंडियन टीवी पुश्ड अनवेरिफाइड वॉर क्लेम्स, यानी भारतीय टीवी ने बिना पुष्टि के युद्ध के दावों को बढ़ावा दिया। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने बताया कि एआई का इस्तेमाल करके फेक वीडियो, इमेज और न्यूज़ स्टोरीज बनाई गई, जिसमें वीडियो गेम फुटेज को पाकिस्तान पर भारतीय हमलों के रूप में दिखाया गया था। भारत सरकार ने आईटी रूल्स के तहत 46 खाते बंद किए, लेकिन किसी चैनल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, उसी वीकेंड मैंत्रा ईडी वाली स्टोरी पेज 10 पर सिमट गई। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। मीडिया इकोनॉमिक्स का नियम पहले है, जब खबर आपके फ़ायदे की हो उसे फ्रंट पेज करो, जब खबर आपके फ़ायदे की ना हो उसे पैकेज करके नेशनल सिक्योरिटी टैग दे दो। इसका सीधा असर ये हुआ कि आपके फीड में भयंकर वॉर थीम दिखा, जिसमें आपको देश प्रेम का तड़का लगाकर गुमराह किया गया, लेकिन आपके पैंट की जेब वाली स्कीम दब गई। क्या आपको नहीं लगता कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जहां देश की जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर उन्हें एक काल्पनिक युद्ध में उलझा दिया गया? ये सिर्फ सूचना का अभाव नहीं, ये सूचना का जानबूझकर किया गया विरूपण है। तो कैसे बनती है ये फेक न्यूज़ की कॉकटेल? इसकी रेसिपी बड़ी सीधी है, लेकिन बहुत खतरनाक। स्टेप 1, एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ढूंढो जिसमें विदेशी फंड्स का घालमेल हो। मैंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, इसमें फिट बैठते हैं। स्टेप 2, उसी प्लेटफॉर्म का विज्ञापन बजट
300 करोड़ से ज़्यादा हर साल जो न्यूज़ चैनलों को मिलता है, ये विज्ञापन राजस्व न्यूज़ चैनलों की रीढ़ की हड्डी है और उन्हें ऐसा स्कैंडल पर चुप्पी साधने के लिए प्रेरित करता है। स्टेप 3, जब जांच तेज हो तो एक नेशनल सिक्योरिटी इवेंट उछाल दो जिससे एंकर रात दिन बस देश बदल रहा है चिल्लाए। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जहां झूठे दावों और नाटकीय रिपोर्टिंग से पूरे देश का ध्यान भटकाया गया। स्टेप 4, फेक वीडियो गेम फुटेज चला दो, देशभक्ति का तड़का लग जाएगा। जनता का गुस्सा पाकिस्तान पर जाएगा, ईडी की रेड पर कैमरा नहीं जाएगा। रिजल्ट, जनता एक तरफ, सच दूसरी तरफ। ये रेसिपी 18 महीने से चल रही है, माइंत्रा से लेकर दिल्ली की शराब पॉलिसी तक। आप सोचेंगे कि कोई कनेक्शन है क्या इनके बीच? जी हाँ, कनेक्शन ये है कि एक ही प्रोडक्शन हाउस इन दोनों कहानियों के लिए स्पॉन्सर्ड बैनर बना रहा था। याद कीजिए, दिल्ली में सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के खिलाफ ईडी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई की। इन मामलों में भी ठीक उसी तरह जनता का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक पैटर्न है, एक सोची समझी रणनीति है, जहां आर्थिक अपराधों को राष्ट्रवाद के पीछे छिपा दिया गया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़। ईडी ने वीरेश जोशी से पूछताछ में एक वॉइस नोट बरामद किया जिसमें बात हो रही है प्रोजेक्ट मीडिया वाइप की। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऑपरेशन था। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उनका प्लान था 48 घंटे का प्लान, डाइवर्ट, डिलीट एंड डिक्रीज। डाइवर्ट मतलब पब्लिक अटेंशन को पाकिस्तान एंगल पर ले जाओ, युद्ध की झूठी खबरें फैलाओ, देशभक्ति का ज्वार पैदा करो ताकि कोई माइंत्रा के घोटाले की तरफ देखे भी ना। डिलीट मतलब आर्काइव सर्वर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हटाओ, सबूत मिटाओ ताकि कोई रिपोर्टर हिम्मत करके भी छानबीन करे भी तो उसे कुछ ना मिले। डिक्रीज मतलब न्यूज़ रूम में बजट कटौती का दबाव बनाओ ताकि रिपोर्टर जांच छोड़कर टीआरपी स्टोरी करे। जब रिपोर्टर को अपनी नौकरी बचाने के लिए सनसनीखेज खबरें दिखानी होंगी तो वो गहरे घोटालों की पड़ताल क्यों करेगा? इस नोट पर जो दूसरा सिग्नेचर है वो एक बड़े मीडिया हाउस के सेल्स हेड का है, वही हाउस जिसने माइंत्रा का एड कॉन्ट्रैक्ट उठाया। अब आपको कनेक्शन समझ में आ रहा है। ईडी ने इस सेल्स हेड को तलब किया, लेकिन उसी दिन आईटी रेड उनके परिवार के एक सदस्य के स्टार्टअप पर पड़ी। कोइंसिडेंस? फिर से नहीं। सिर्फ ये एक संयोग नहीं, ये पावर प्ले का एक हिस्सा है जहां सच को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। ये वही मास्टरमाइंड लेयर है जिसे आपकी टाइमलाइन पर कभी दिखाया नहीं गया, क्योंकि ये लोग पर्दे के पीछे से पूरा खेल कंट्रोल करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कॉरपोरेट हित, मीडिया की स्वतंत्रता और सरकारी एजेंसियों की करार प्रणाली आपस में उलझे हुए हैं। अब सवाल ये है कि इसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है? ये सिर्फ बड़ी बड़ी रकम की बात नहीं है, इसका सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। पहला, आपकी जेब से निकलने वाला वो हर 1000 का ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर, उसका करीब 37% हिस्सा विज्ञापन फीस के रूप में उसी मीडिया हाउस तक चला जाता है जो टीआरपी के लिए फेक वॉर और फुटेज चलाता है। यानी आप अनजाने में उस सिस्टम की फंडिंग कर रहे हैं जो आपको गुमराह कर रहा है। ये सिर्फ माइंत्रा से खरीदी गई जीन्स की कीमत नहीं, ये आपके भरोसे की कीमत है जो आप चुका रहे हैं। दूसरा, जब ईडी 17.4 करोड़ जब्त करती है तो ये रिकवरी आपके टैक्स में एडजस्ट होती है, मतलब सरकार के पास बजट कम पड़ता है, नतीजा जीएसटी स्लैब बढ़ता है। सोचिए अगर 1654 करोड़ या उससे भी ज़्यादा रकम वापस आ जाती तो क्या आपकी जेब पर जीएसटी का बोझ कम नहीं होता? ये पैसा सीधे सीधे देश के विकास में लग सकता था, लेकिन वो कुछ लोगों की जेब में चला गया और उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। तीसरा, जब न्यूज़ चैनल खुद को राष्ट्रवादी साबित करने के चक्कर में फेक न्यूज़ चलाते हैं तो आपकी भावनाओं का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और आप बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में डिफेंस स्टॉक खरीदते हैं जो अगले दिन 8% गिर जाते हैं। आपका पोर्टफोलियो डूबता है, लेकिन वॉर थीम वाला बैनर चैनल को 12% टीआरपी मिल जाती है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये आर्थिक चाल है जहां आपकी देशभक्ति को कैश किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टमेटिक टूल है जहां आप खरीदार भी हैं, भुगतान भी करते हैं। आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं, आप इस खेल के अनजान मोहरे हैं। और अब 1654 करोड़ की आधिकारिक फिगर की बात करते हैं। 1654 करोड़ आधिकारिक फिगर है, लेकिन ईडी की एक अनाम लीक्ड नोट शीट बताती है कि टोटल फ्लो 3200 करोड़ रुपए के करीब है। बाकी का पैसा कहां गया? जवाब, क्रिप्टो फ्रैक्शनल रूट। ये एक ऐसा जटिल जाल है जिसे भेदना आसान नहीं होता। ये आपकी जीन्स की खरीद से बना कमीशन USDT में बदल जाता है, फिर बिना KYC वाले दुबई एक्सचेंज में जाता है, जहां से सिंगापुर ट्रस्ट के खाते में और वापस भारत में FDI के रूप में। ये एक
सर्कुलर लूप है जो लगभग 14 दिन का होता है और इसमें कोई पेपर ट्रेल नहीं होता। सोचिए एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ चला जाता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। ईडी ने इस चेन को तोड़ने के लिए एक नया डिजिटल फोरेंसिक सेल बनाया, लेकिन उसे बजट अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। मतलब साफ है, जितना रकम सरकारी रडार से बाहर है वो आपके भविष्य के टैक्स रिफंड का हिस्सा है जो कभी वापस नहीं आएगा। ये वो पैसा है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता था, लेकिन अब वो कुछ अज्ञात खातों में पड़ा हुआ है। जब तक ये डिजिटल फोरेंसिक सेल पूरी तरह से काम नहीं करता, तब तक ये क्रिप्टो फ्रैक्शनल रूट ऐसे ही चलता रहेगा और आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा। ये सिर्फ मैंत्रा का घोटाला नहीं, ये एक ऐसा व्यापक वित्तीय अपराध है जो डिजिटल युग की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। अगर आपको ये बातें पहली बार चौंकाने वाली लगी हैं तो समझ लीजिए कि आपकी टाइमलाइन ने अपना काम किया है, लेकिन अब जिम्मेदारी भी आपकी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगला ऑर्डर 5,000 करोड़ का होगा और रिफंड आपको मिलेगा शून्य। कमेंट में बताएं क्या मीडिया के फेक न्यूज़ पर जुर्माना होना चाहिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली बार कोई घोटाला दबने से पहले आपकी नोटिफिकेशन बार में पहले पहुंचे। हमें एक साथ मिलकर इस सिस्टम को जवाबदेह बनाना होगा। तो ये था वो स्कैंडल जिसका आधा चेहरा आपकी स्क्रीन पर कभी नहीं दिखेगा। मैंत्रा का 1654 करोड़, वॉर थीम वाली 47 घंटे की लाइव कवरेज और आपका खाली वॉलेट, तीनों एक ही चेन की कड़ियां हैं। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, भरोसे का है। अगर हम चुप रहे तो अगली बार कोई और ब्रांड, कोई और चैनल, कोई और ऑपरेशन लॉन्च करेगा, और शायद इससे भी बड़ा और इससे भी खतरनाक। और आपका EMI वही रहेगा, बस टैक्स का हिस्सा थोड़ा ऊपर। इसलिए सवाल उठाइए, शेयर करिए और सच उगलवाइए, क्योंकि जब तक आपका स्वाइप चलता है, जब तक आप आंखें मूंद कर हर खबर पर यकीन करते हैं, तब तक ये खेल चलता रहेगा। इस चुप्पी को तोड़ना होगा, इस खेल को रोकना होगा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज़ वेंडर शो का आपका आंखें खोलने वाला शो। आप इस सच्चाई से कितना सहमत हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच दिखाने वाली खबरें हम आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा परोस सकें। लेकिन सवाल वही है, आपके चैनल जो आप देखते हैं उसमें सनसनीखेज और ब्रेकिंग न्यूज़ आप ज़्यादा देखते हैं। यही कारण है कि जब सच दिखाने वाली खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो एल्गोरिदम काम नहीं करता और वो खबरें कहीं पीछे छूट जाती हैं। इसलिए अगर आप सच देखने वाली खबरों को प्राथमिकता देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में एल्गोरिदम आपको वही कंटेंट प्रमोट करे जहां सच दिखाया जाता है। इसीलिए आप सनसनीखेज खबरों की बजाय आप सच को जानने की कोशिश करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को आगे प्रमोट करते हैं तो यही चैनल आपको सच दिखा करके आपको भी नई नई जानकारी से अपडेट करता रहेगा। तो मिलते हैं अगले ही कार्यक्रम में, बस थोड़ी देर के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।